आपके बीच पहला क्वेश्चन है विद्यार्थियों। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डॉट 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 थी, यानी आपको रिक्त स्थान में भरना है। आपके बीच ऑप्शन भी मौजूद हैं। पहला ऑप्शन है उचित समतावादी, दूसरा ऑप्शन है दास श्रमिक आधारित, और तीसरा ऑप्शन है वर्ण आधारित, चौथा ऑप्शन है जाति आधारित। तो आपको तैयारी में हम भी शामिल हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में हम आपको 10 सेकंड का टाइम देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विद्यार्थियों, आपका टाइम समाप्त हुआ। अब तो आपके क्वेश्चन में यही पूछा था कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। तो इसका जो राइट आंसर किए हैं कमेंट में, ऑप्शन नंबर ए यानी उचित समतावादी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। 1 नंबर आपको खर्च से मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नहीं, बल्कि आपको हम थोड़ा सा आपको जानकारी भी देना चाहेंगे, उससे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो विद्यार्थी थोड़ा सा जानकारी ये भी रखिए कि वैसे यह प्रश्न अभी विवाद का विषय बना हुआ है, फिर भी चूंकि हड़प्पावासी वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन वणिक वर्ग के हाथ में था। इतना आपको जानकारी रखना है। इसी क्वेश्चन की कड़ी के साथ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को ले सकते हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं, याद रख लीजिएगा। और क्लास को अभी आप स्टार्ट किए हैं तो सभी जगह शेयर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, शेयर कर दिए ताकि सभी विद्यार्थी पढ़ सके, क्लास को ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। विद्यार्थियों, आपका दूसरा क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ यानी पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था। क्वेश्चन मोस्ट है, ध्यान रखिएगा। आपके बीच ऑप्शन भी मौजूद हैं। ऑप्शन ए है चेनाब, ऑप्शन बी है सतलज, ऑप्शन सी है सिंधु, ऑप्शन डी है रावी नदी। तो आपके बीच जैसा कि 10 सेकंड का टाइम देते हैं, पता हो तुरंत कमेंट में बताइए ताकि ये पता चले कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो विद्यार्थियों, आपका टाइम समाप्त हुआ। आप तो जो इसका राइट आंसर विद्यार्थी हमें कमेंट में किए हैं, यानी हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था, जो विद्यार्थी कमेंट में ऑप्शन नंबर बी पर टिक किए हैं, यानी सतलज नदी। सतलज नदी जो करेक्ट आंसर है। और आपको इसके विषय में थोड़ा जानकारी देना चाहेंगे, और इससे क्वेश्चन भी बन सकता है, आप देखिए व्याख्या में। हाँ, तो विद्यार्थियों थोड़ा जानकारी ये रखिए कि रूपनगर एक अति प्राचीन स्थल है। नगर का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता तक जाता है। रूपनगर सतलुज के दक्षिणी किनारे पर बसा है और सतलुज नदी के दूसरी ओर शिवालिक के पहाड़ हैं। ठीक है, यानी सतलुज कह लो या सतलज कह लो, एक ही बात है। आपको समझ में आना चाहिए कि इससे क्वेश्चन कहाँ से फंस सकते हैं। एक यहाँ से ग्राउंडिंग से फंस सकता है, यहाँ से, और एक यहाँ से फंस सकता है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको तीसरा क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासी लाजवर्द, जिसे कहते हैं लापिस लाजुली, यानी भवन निर्माण की सामग्री जिसे कहते हैं, का आयात कहाँ से करते थे। आपके बीच क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है, याद रख लीजिएगा। ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, फंसेगा जरूर। तो आपके बीच ऑप्शन भी मौजूद हैं। पहला ऑप्शन है हिंदुकुश क्षेत्र के बदख्शां से, और दूसरा ऑप्शन है ईरान से, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण भारत से, और चौथा ऑप्शन है बलूचिस्तान से। तो विद्यार्थियों, आपको इसमें 5 सेकंड का टाइम देते हैं, पता हो तुरंत कमेंट में बताइए। 1, 2, 3, 4, 5। तो विद्यार्थियों, आपके बीच क्वेश्चन यही पूछा गया था कि हड़प्पा वासी लाजवार्द, जिसे कहते हैं लापिस लाजुली, यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे। तो जो विद्यार्थी इस क्वेश्चन का कमेंट ऑप्शन नंबर 1 ये हैं, यानी हिंदुकुश क्षेत्र के बदख्शां
से, तो करेक्ट आंसर है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर है, इसको याद रख लीजिएगा। जो विद्यार्थी ईरान में कमेंट किए हैं गलत ही है, याद रख लीजिएगा दोबारा के लिए। और आपको इसके विषय में थोड़ा जानकारी देना चाहेंगे, उससे भी क्वेश्चन फंसेगा जरूर। हाँ तो विद्यार्थियों, लाजवर्द या राजावर्त जिसे कहते हैं, लॉपिस लाजुली, एक मूल्यवान नीले रंग का पत्थर है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारा लाजवर्द या राजावर्त जिसे कहते हैं लापिस लाजुली किस रंग का पत्थर था, तो आप बताएंगे नीले रंग का, याद रख लीजिएगा। जो प्राचीन काल से अपने सुंदर नीले रंग के लिए पसंद किया जाता है। कई स्रोतों के अनुसार प्राचीन भारतीय संस्कृति में जिन नवरत्नों को मान्यता दी गई थी उनमें से एक लाजवर्द था। ठीक है। और आप दूसरे स्टेप में याद रख लीजिएगा कि अफगानिस्तान के बदख्शान प्रांत में कोकचा नदी की वादी में लाजवर्द की सर ए संग नामक खान लगभग 3000 से 4000 ईसा पूर्व से काम कर रही है। और यहाँ पास के सोरतुगई नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता की एक व्यापारिक बस्ती भी मिली है, और जिससे जरिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों तक लाजवर्त पहुंचाया जाता था। और लाजवर्त के कुछ स्रोत सुदूर पूर्व में साइबेरिया की बाइकल झील के पास भी मिले हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आपसे क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, एक यहाँ से बनेंगे और एक हमने बताया था कि नीले रंग वाला यहाँ से बनेगा और एक यहाँ से बनेगा। याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन पूरा मोस्ट है, 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं, लाजवाब है। अभी तक क्लास को शेयर नहीं करिए, शेयर कर दीजिए घर से तुरंत, ताकि सभी विद्यार्थी पढ़ सकें और अपने समय को कम समय में अच्छा मार्क ले आ सकें। समय का बहुत ही अभाव है, सभी का हित समझिए, तभी आपका भी भगवान हित चाहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, आपके बीच चौथा क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। क्या पूछा है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो आपके बीच ऑप्शन में मौजूद हैं वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, विद्वान। तो आपको इसमें हम कमेंट में नहीं पूछेंगे, खट से बता देते हैं। तो इसका राइट आंसर है विद्यार्थियों, वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन, करेक्ट आंसर है। आप थोड़ा सा इसके विषय में जान लीजिए, उससे भी क्वेश्चन थोड़ा सा पूछ सकता है। हाँ तो विद्यार्थियों, थोड़ा सा जानिए कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। पहले स्टेप में आप जानिए कि आर्य शब्द पर अर्ध धातु से बना है, जिसका अर्थ है जो संस्कार द्वारा श्रेष्ठता स्थापित कर लिया हो। और दूसरे स्टेप में आप जानिए कि मैक्समूलर ने आर्यों का भारत आना मध्य एशिया से माना है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ध्यान रखिएगा। और चौथे स्टेप में आप बताएंगे तीसरे स्टेप में कि आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई है। कौन सी द्वारा? यानी आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई, क्वेश्चन बनेगा जरूर। और आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी, याद रख लीजिएगा, संस्कृत भाषा थी। आपसे ऑप्शन में कह देगा आर्यों की कौन सी भाषा मानी जाती है, तो आप बताएंगे। आपके ऑप्शन में रहेगा संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, फारसी। तो आपके क्वेश्चन ऑप्शन में रहेगा संस्कृत, तो करेक्ट कर देंगे तो खट से 1 नंबर आपको मिल जाएगा, गलत करेंगे तो 0 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है संस्कृत भाषा आर्यों की भाषा थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, तभी क्वेश्चन मोस्ट हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, आपके बीच 5वां क्वेश्चन है कि असतो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया। ये विद्यार्थियों आप ध्यान रख लीजिए, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। असतो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है, बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिए। आपके ऑप्शन में है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो आपको हम इसमें कमेंट में पूछना चाहते हैं, जो कि इसमें हम आपको बहुत ले लीजिए 10 सेकंड का टाइम देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो विद्यार्थियों आपका टाइम समाप्त हुआ। आप तो असतो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है, जो इसका राइट आंसर कमेंट में मिला है वो मिला है ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। यानी जो जो ऋग्वेद में टिक किए हैं, करेक्ट आंसर है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था, बार बार पूछा भी जाता है। तो आपको इसके विषय में थोड़ा सा जानकारी भी रखिए, उससे भी क्वेश्चन थोड़ा सा पूछा जा सकता है घुमा फिरा कर, ध्यान रखिए। विद्यार्थियों, असतो माँ सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है, याद रखिएगा, जो कि मूल रूप से इस प्रकार है।
ओम असतो मा सद्गमय। और दूसरे स्टेप में है तमसो मा ज्योतिर्गमय। तीसरे स्टेप में है मृत्योर्मामृतम गमय। और चौथे स्टेप में है ओम शांति शांति ही बृहदारण्यकोपनिषद। ठीक है, याद रखिएगा, चारों से कहीं ना कहीं से पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, आपके बीच 6 नंबर क्वेश्चन है कि आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। ठीक है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। आपको कमेंट में नहीं बताना है, इसका उत्तर मैं खुद बता देता हूँ। आपके ऑप्शन में उपलब्ध है बृहदारण्यक उपनिषद में। दूसरा स्टेप है कि छंदोग्य उपनिषद में। तीसरा ऑप्शन है कठोपनिषद में। और चौथा ऑप्शन है केन उपनिषद में। तो विद्यार्थियों, आपसे कमेंट में क्वेश्चन यही पूछा है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। जिसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कठोपनिषद में। जो कठोपनिषद में करेक्ट किए हैं, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है जो सोच रहे थे। और आपको इसकी थोड़ा सा जानकारी लीजिए। नचिकेता और यमराज के बीच हुए संवाद का उल्लेख हमें कठोपनिषद में मिलता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, आपके बीच जो ये 7वां नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। क्या कह रहा है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो आपके ऑप्शन में मौजूद है 7, 8, 9, 10। अगर पता हो तुरंत कमेंट में बताइए, 5 सेकंड का टाइम देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। विद्यार्थियों, आपका टाइम समाप्त हुआ। अब तो जो विद्यार्थी कमेंट में ऑप्शन नंबर डी पर क्लिक किए हैं, यानी ऋग्वेद में कुल 10 मंडल होते हैं, वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपको थोड़ा जानकारी देना चाहेंगे कि ऋग्वेद सनातन धर्म अथवा हिंदू धर्म का स्रोत है, इतना ध्यान रखिएगा। और इसमें 1028 सूक्त हैं जिनमें देवताओं की स्तुति की गई है। इस ग्रंथ में देवताओं का यज्ञ में आह्वान करने के लिए मंत्र हैं और यही सर्वप्रथम वेद हैं। ऋग्वेद को दुनिया के सभी इतिहासकार हिंदू यूरोपीय भाषा परिवार की सबसे पहली रचना मानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनता चला जा रहा है, ध्यान रखिएगा। ये दुनिया के सर्वप्रथम ग्रंथों में से एक हैं। और ऋक संहिता में 10 मंडल बालखिल्य सहित 1028 सूक्त हैं और वेद मंत्रों के समूह को सूक्त कहा जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि वेद मंत्रों के समूह को क्या कहा जाता है। आपसे 4 ऑप्शन दे देगा, तो इसमें आपको सूक्त करेक्ट करना है, जिसमें एक दैवत्व तथा एकार्थ का ही प्रतिपादन रहता है। और ऋग्वेद के सूक्त विविध देवताओं की स्तुति करने वाले भाव भरे गीत हैं और इनमें भक्ति भाव की प्रावधानता। यद्यपि ऋग्वेद में अन्य प्रकार के सूक्त भी हैं, परंतु देवताओं की स्तुति करने वाले स्रोतों की प्रधानता है, इतना आपको ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं कि 3-4 क्वेश्चन इससे फंसेंगे जरूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। समय जरूर लग रहा है, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है ताकि आपके क्वेश्चन में जो फंस सके। ठीक है, हाँ तो विद्यार्थियों, आपके बीच 8वां क्वेश्चन है कि किस रचना में नारी को शुरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। ठीक है, तो आपके बीच ऑप्शन भी मौजूद हैं। पहला ऑप्शन है मैत्रायणी संहिता, और दूसरा ऑप्शन है जावाल उपनिषद, तीसरा ऑप्शन है सतपथ ब्राह्मण, और चौथा ऑप्शन है छांदोग्य उपनिषद। तो विद्यार्थियों, आपके क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि किस रचना में नारी को शुरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मैत्रायणी संहिता। अगर नहीं पता होगा तो याद रख लीजिएगा। आपको थोड़ा सा व्याख्या में बताना चाहेंगे, उससे क्वेश्चन फंसना अनिवार्य है। तो जो हमारा मैत्रायणी संहिता में स्त्री की तुलना मदिरा विष पाशे से की गई है, इतना ध्यान रखिएगा। यानी मैत्रायणी संहिता से किया गया है, इतना ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं। आपके बीच 9वां नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थियों कि ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख
अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। वाह, बहुत ही अच्छा और अलबेला क्वेश्चन मोस्ट है, ध्यान रख लीजिएगा विद्यार्थियों। ये कह रहा है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। नक्शा नहीं है तो आपको बहुत अच्छे समझाता, फिलहाल कोई बात नहीं है। आपके बीच ऑप्शन में मौजूद हैं अश्किनी, परुष्णी, कुभाक्रम, निपाश, शतुद्र। तो विद्यार्थियों हम आपसे इसमें कमेंट में पूछना चाहते हैं, जिसको पता हो तुरंत कमेंट में बताइए। 10 सेकंड का टाइम देते हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो विद्यार्थियों आपका जो टाइम था अब समाप्त हुआ। यानी आपके क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। विद्यार्थियों लाजवाब क्वेश्चन है। जो विद्यार्थी कमेंट में ऑप्शन नंबर सी पर क्लिक किए हैं यानी कुभा और क्रम पे, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। ठीक है, याद रख लीजिएगा कुभा और क्रम। और आपको इसके विषय में थोड़ा जानकारी देना चाहेंगे, याद रख लीजिए, उसको भी क्वेश्चन में फंसेगा जरूर। काबुल नदी एक 700 किलोमीटर लंबी नदी है। आपसे क्वेश्चन फंस सकता है कि काबुल नदी कितने किलोमीटर के रेंज में है। आप बताएंगे 700 किलोमीटर लंबी नदी है, जो अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वतों की संगलाक श्रृंखला से शुरू होकर पाकिस्तान के अटक शहर के पास सिंधु नदी में विलय हो जाती है। आपसे क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक पूछा जा सकता है, पढ़ लीजिएगा। और काबुल नदी पूर्वी अफगानिस्तान की मुख्य नदी है। ठीक है, इसका जलसंभर हेलमंद नदी के जलसंभर क्षेत्र से 19 दर्रे द्वारा विभाजित हैं। ठीक है, क्वेश्चन ही बहुत ही अलबेला है, मोस्ट है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन बहुत ही वेरी मोस्ट क्वेश्चन है वो। विद्यार्थियों आपके बीच 10वां नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया। ठीक है, क्वेश्चन मोस्ट है, हमने बताया था आपको। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया। तो विद्यार्थियों हम आपके बीच ऑप्शन भी मौजूद कर दिए हैं, हम आपसे इसका आंसर कमेंट में पूछना चाहते हैं। आप हमको जो भी 1-2 दिन समय लगे अच्छे से बार बार रिपीट कर लीजिए, याद कर लीजिए, और आप हमें कमेंट में तब बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपके बीच ऑप्शन है ईरानियों द्वारा और यूनानियों द्वारा, शंकों द्वारा, कुषाणुओं द्वारा। तो आपके क्वेश्चन में यही पूछा था कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया। ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शंकों द्वारा और कुषाणों द्वारा। आप हमें कमेंट में बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो विद्यार्थियों इसी कड़ी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अपने मित्रों के पास शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो को पढ़ सकें, अपने परीक्षा क्षेत्र में अच्छा अंक हासिल करें और अपने देश विदेश को विकास करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। और नए हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं और आप उस वीडियो को लाभ उठा सकें और अपने परीक्षा क्षेत्र में अच्छा हासिल कर सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद।